हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दो वीडियो हमारे संविधान पर बन चुके हैं और ये तीसरा वीडियो अब शुरू होने वाला है और इस पे हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे और संविधान को जैसे जैसे आगे बढ़ाते चलते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और हो सकता है वीडियो बड़े हों, 40 मिनट के हो, 50 मिनट के हो, एक बार में मत देखिएगा। हो सकता है कि आप सारी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाएँ क्योंकि वीडियो का कंटेंट बहुत डेंस होता है। तो आप ये करिए कि 20-20 मिनट की वीडियो देखा करिए, मतलब 20 मिनट देखो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 20 मिनट देखो, जिससे जो आपका जो स्टेमिना है वो बना रहे। अदरवाइज कहीं ना कहीं बोरियत फील हो सकती है। तो 20-20 मिनट का स्लैब बना लें आप पढ़ाई के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। और देखिए, ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आप देखिए, नॉर्मली ये बोला जाता है जो कंसंट्रेशन लेवल है इंसान का 20 से 25 मिनट रहता है, उसके बाद टूटने लगता है। तो 20 से 25 मिनट आप पढ़ो, फिर ब्रेक लो 5 से 10 मिनट का, फिर 20-25 मिनट पढ़ो, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना है हमारी, उसकी बात करेंगे हम अभी यहाँ पे। ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना पे बहुत लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है कि संविधान की प्रस्तावना भारत का अंग है संविधान का कि नहीं है। हम पढ़ेंगे सारे केस एक एक करके। तो पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, पहले तो ये हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि हम कर रहे हैं ये सारा का काम, यानी भारत के लोग। तो प्रमुख पर्सन कौन है अपने यहाँ? भारत के लोग। पूछा जाता है कई बार कि सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, तो भारत के लोगों के पास है। भारत को पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन, इसका मतलब ये होता है अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर रहा, हम ही खुद हैं। इससे पहले क्या था? अधिकार में कौन थी? ब्रिटेन महारानी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, ब्रिटेन ले लो। अभी भी ब्रिटेन में तो ठीक है, वहाँ की रानी ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटेन की रानी है और न्यूजीलैंड में भी। ऐसे 16 देश है जिनमें ब्रिटेन की रानी अभी भी रानी है। ठीक है, तो वो प्रभुत्व संपन्न नहीं है, लेकिन अपन प्रभुत्व संपन्न है, हमारे ऊपर कोई और ऐसा नहीं है। समाजवादी, यानी कि समाज के मतलब उसके लिए हम काम करते हैं। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म से हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सारे धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि आप चुनाव करते हो, चुनते हो। ठीक है, जैसे चुनाव होते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, वो सब लोकतंत्रात्मक। गणराज, कभी कभार लोकतंत्र और गणतंत्र में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, लोकतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, याद रखना। गणराज्य का मतलब ये है कि जो हमारा सुप्रीम पद है वो कौन है? राष्ट्रपति। वो इलेक्टेड है, वो चुना जाता है, वो कोई राजा या इसका किसी का लड़का नहीं है। ठीक है, पैतृक पद नहीं है, कोई चुनाव से होगा। अगर जैसे ब्रिटेन की बात करो तो वहीं संवैधानिक राजतंत्र चलता है। ठीक, संवैधानिक राजतंत्र, तो वहाँ संविधान तो है, मतलब संविधान वगैरह सब कुछ है, लेकिन लिखित संविधान नहीं है, बाकी संविधान है, लेकिन वहाँ पर जो हेड है वो राजा है। अपने यहाँ संवैधानिक गणतंत्र है, यानी कि जो हमारा जो हेड है वो चुना जाएगा। ठीक, चलिए, संवैधानिक हेड तो राष्ट्रपति होगा, बाकी तो प्रधानमंत्री होता है, एग्जीक्यूटिव वाला हेड। उसके बाद बनाने के लिए तो लोकतंत्र और गणतंत्र मतलब समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि चुनते हैं हम सभी को, इनको जैसे जो नेता होता है उनको चुनते हैं, और गणतंत्र तब कहलाएंगे जब हमारा सुप्रीम लीडर चुना जाए। जैसे अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो वहाँ भी चुना जाता है, ब्रिटेन में नहीं चुना जाता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चुना जाता, न्यूजीलैंड में नहीं चुना जाता, वहाँ पीएम चुने जाते हैं, लेकिन जो वहाँ का राष्ट्रपति है ही नहीं, वहाँ रानी है। चलिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम सबको बराबर न्याय देंगे, किसी पे समाज के आधार पे, धर्म के आधार पे न्याय में कमी नहीं होनी चाहिए। विचार जो वो सोचना चाहे सोच सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अभिव्यक्ति जो वो बोलना चाहता है बोल सकता है, पाबंदी नहीं, लेकिन लिमिटलेस नहीं बोल सकता, किसी को ज़्यादा नहीं बोल सकता। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हम दे रहे हैं कि भाई अपना उपासना करो, जिसको जैसे करना है। और ये अब एक चीज यहां पे ध्यान देखना, हम दे रहे हैं मतलब कौन दे रहा? भारत के लोग। ये मत सोच लेना कि सरकार हमको उपासना की स्वतंत्रता दे रही, नहीं, ये भारत के लोग आपको दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अपने आप को आप ये स्वतंत्रता दे रहे हो। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता, यूनिटी, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, कि भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये वही संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 उस दिन मिति मार्गशीर्ष, ठीक है, का शुक्ल सप्तमी संवत 2006 यानी कि 2006 विक्रमी, ये विक्रमी आपको पता ही होगा, ये आगे चलता है अपने यहाँ से, ठीक है, लगभग 57 साल ये आगे चलता है, 57 ईस्वी विक्रम संवत आगे चलता है, ठीक। चलिए 57 ईसा पूर्व रहा होगा या ईस्वी रहा होगा, हाँ। तो ये हो गई। और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। तो एक बार और फिर से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तो उस संविधान सभा में बैठे तो वही लोग थे, बस जो संविधान सभा के, लेकिन वो किसकी तरफ से बैठे थे? हमारी तरफ से, जनता की तरफ से। इसलिए आज उन्होंने बोला कि हम जो है ये करते हैं, ठीक। तो याद रखना ये है। तो इसमें कुछ टर्म के मतलब पूछे जाते हैं लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक के, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कुछ एक फैक्ट है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऐसा हम मानते हैं कि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ ली तो संविधान के अंदर क्या है वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो समझ लिया, आपने पढ़ लिया जितने जितने वर्ड, वही तो पूरा संविधान है हमारा, कि यही सब चीज़ के लिए, यानी एक तरह से उद्देश्य क्या है उसको बनाने का, वो सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग हैं। इसके बाद ये जो लाइन है, हम भारत के लोग, और लास्ट में जाके ये करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को बताता है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? भारत के लोग, ठीक। संविधान के हिसाब से प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ये इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 के निर्णय में बोला गया था। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि प्रस्तावना में कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करना है, या हमारे खिलाफ उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो आप जाके उस पर कोर्ट केस नहीं कर सकते। ये मदन गोपाल वाला इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस हुआ था, उसके निर्णय दिया गया था, ठीक है। बेरूबाड़ी यूनियनवाद, ये आगे भी पढ़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की भाषा जहां संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना निर्वाचन में विधिक निर्वाचन, मतलब कहने का ये है कि जब आपने संविधान के अंदर कहीं पे ऐसा समझ में नहीं आता कि भाई क्या कहना चाह रहा है, वो लाइन जो है क्लियर नहीं हो रही, संदिग्ध है, उसके 2 मतलब निकल रहे हैं या 3 मतलब निकल रहे हैं, तो फिर आप वहां पे संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, उससे हिसाब से आप एक रिजल्ट निकालोगे। ये है बेरूबाड़ी यूनियनवाद में कहा गया, ठीक। संविधान का अंग नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये इस टाइम पे कहा गया था। ये सारे केस हम पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ केशवानंद भारती वाला केस भी आएगा, ठीक है, आ ही गए हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 में क्या रहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इनने ऐसा बोला कि प्रस्तावना संविधान का योग, अतः संशोधन संभव है। थोड़ी देर पहले की अगर बात करें, बेरूबाड़ी केस में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। बाद में जो बेंच आई उनने बोला कि संविधान का अंग है, इसलिए आप चाहो तो प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हो, ठीक। लेकिन एक सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा का सिद्धांत ये कहता है कि उसका जो मूल स्ट्रक्चर है पूरे संविधान का, वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी तुम जो चाहे बदलो, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था केशवानंद। तो मूल ढांचा का सिद्धांत जो है, याद रखना, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में दिया गया। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअली में हो ये रहा था कि कई बार ऐसा केस हुआ। एक केस जो हुआ उस पर यह कहा गया कि भाई ये जो प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है। और प्रस्तावना में चूंकि लिखा है इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन जब केस चला तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई, प्रस्तावना में लिख गया तो उससे कोई ये नहीं कि आपको मिला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग ही नहीं है। लो, प्रस्तावना को अलग ही कर दिया कि भाई वो संविधान का पार्ट नहीं है, उसमें लिखा है उसका मतलब ये नहीं है, उसमें तो कुछ भी लिख दूंगा मैं। ये हो गया। फिर थोड़े दिन बाद जब संशोधन किया जाने लगा प्रस्तावना में कि भाई चेंज करें, तो फिर उनने बोला सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, इस पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि संविधान का अंग नहीं है। संविधान के अंदर जो है उसमें जो चाहे चेंज करो आप, ठीक है। फिर आगे एक केस हुआ केशवानंद भारती वाला, उसमें न्यायालय ने केस अपना पुराना रिजल्ट पलट दिया। उसमें ये बोला कि नहीं, बिल्कुल उसका अंग है, आप बदल सकते हो, लेकिन किस हद तक, जब तक उसका मूल ढांचा ना बचा रहे, यानी कि मूल ढांचा आप नहीं बदलना है आपको, ये बोला गया। इसी तरह फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ। केशवानंद भारती का देखिए 1973 का केस, और ये देखिए 1976। इसके बाद इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है, ये तो रहने दो, ये तो बाद में जोड़ा गया। लेकिन जो 5 शब्द हैं मेनली, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। साथ में लास्ट में लिखा हुआ था राष्ट्र की अखंडता, जो अभी लिखा हुआ वो जोड़ा गया, याद रखना। तो पूछा जाता है कभी कभी कौन से वर्ड जोड़े गए, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ही पूछे जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं कुछ विदेशी स्रोतों पे जो कि हमारे संविधान के रहे हैं। तो अब हम विदेशी स्रोतों के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं कैसे क्या है हमारे विदेशी स्रोत। और इन चीज़ों को थोड़ा सा आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं ये किस देश से लिया गया। जैसे कुछ खास जो चीज़ें हैं वो मैं बताता चलूँगा आपको कि बिल्कुल ही रट लेना, जैसे कि मौलिक अधिकार। अब ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए कि मूल अधिकार हम कहाँ से लिए हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। वो जो कॉपी पेस्ट वाली बात चल रही थी, यानी कि ये वहाँ से लिए गए हैं, ठीक। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब ये है कि जो न्यायालय ने निर्णय दे दिया उसके अपोज में आप फिर से उसी न्यायालय में लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। वो पुनरावलोकन करेगा कि जो हमने डिसीजन लिया क्या वो सही है या नहीं, और वो पुनरावलोकन के लिए जज अलग होंगे, ठीक है, वो पुराने वाले जज नहीं होंगे। संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल रट लीजिए, 3 चीज तो बिल्कुल रट ही लीजिए। और चौथी ये, एक तो मौलिक अधिकार, ऊपर से न्यायालय की पुनरावलोकन और स्वतंत्रता, और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब यूएसए वाले हैं, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सब यूएसए का है। उपराष्ट्रपति का पद ही यूएसए से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी कि कुल मिला के अगर जो न्यायाधीश का पद है हमारा, जो राष्ट्रपति का पद है हमारा, उसको हटाने के लिए पूरी की पूरी जो मेथड है वो यूएसए से ली गई है। और उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा, और वित्तीय वाला आपात रट लीजिए, पैसा वाला जो आपातकाल है वो यूएसए से लिया गया है, ठीक। इसके बाद अगर आते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो संसद है हमारी वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग है। चूंकि अब ब्रिटेन की संसद ही पहले भी काम करती थी, तो वैसा ही ब्रिटेन के जैसा संसदात्मक शासन प्रणाली ले ली गई। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि पूरे भारत की केवल एक नागरिकता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है, वो अलग केस है, वहाँ अपनी अलग नागरिकता चलती है, ठीक। वहाँ पे डुअल हो जाएगी, भारत की अलग होती है, वहाँ पे मतलब वहाँ की नागरिकता अलग ही चलती है। यूएसए में अगर आप बात करो तो यूएसए में आपको हर स्टेट की अलग नागरिकता मिलेगी और देश की अलग नागरिकता मिलेगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको नागरिकता चाहिए होगा, आपको वीज़ा चाहिए होगा दूसरे स्टेट में जाने के लिए। लेकिन इंडिया में पूरे भारत में कहीं भी घूमो आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए होगा। ये है एकल नागरिकता का मतलब। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो भी कानून नियम कानून बनते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि संसद और जो कानून बनाने का तरीका हो ब्रिटेन जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले से चला आ रहा 1935 का एक्ट जो चला आ रहा वैसा ही रहेगा। इसके याद रखने में भी आसानी रहेगी। आयरलैंड के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीति निर्देशक, डीपीएसपी हम बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऐसा कुछ रहता है। डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति को हटाने की बात तो हमने यूएसए से ले ली, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, अब देखिए ना, पूरा का पूरा चाहते तो यूएसए से उठा लेते ना, पर नहीं उठाए, केवल राष्ट्रपति को हटाने वाला महाभियोग वहां से उठाए, निर्वाचन जो व्यवस्था है आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और इन सबको मनोनीत करता है, ये लिया है आयरलैंड से। इससे बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हर साल
कुछ लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति या जब भी कोई होता है इन पदों पे साहित्य कला, तो वो किस संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड आई थिंक आप समझते हो। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना में लिखा है समवर्ती सूची, ये बहुत फेमस है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये अंतर्राज्यीय हम पढ़ेंगे आगे चल के, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध की भी बात करेंगे वहाँ पे। और संसद के जो विशेषाधिकार हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। जर्मनी से क्या ले लिया भाई हमने, जर्मनी है बड़ा खतरनाक देश, तो हमने आपातकाल ले लिया वहाँ से। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, मतलब आपातकाल जब हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें। तो आपातकाल याद रखना जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपात लेकिन यूएसए से लिया, याद रखना। तो ये 352, 356 मतलब केंद्र वाला आपात और राज्य वाला आपात, ये सब यहाँ से है। लेकिन 360 वाला है वित्तीय वाला आपातकाल, वो लिया गया है अपना यूएसए से। पैसे वाली तक दिक्कत यूएसए में ही आती थी तो वहाँ से लिया गया। भारत में हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, बाकी तो चलते रहते हैं, राज्य वाले तो कभी भी चलते रहते हैं। कनाडा संघात्मक, जो संघ है, एक देखिए भारत एक संघ है, संघ मतलब ग्रुप, जो बहुत सारे राज्य, 29 राज्यों का एक संघ है भारत, ये याद रखना। तो ये संघात्मक विशेषता जो आई है, संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जो तीनों सूचियों में नहीं है, वो सारी सूची जो किसके पास है, केंद्र के पास, ये कनाडा से लिया गया। राज्यपाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कनाडा से लिया गया। संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से बहुत कम लिया गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 368 है, यानी कि संविधान संशोधन, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रावधान। रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, ठीक, याद रखना। 11 मौलिक कर्तव्य हैं अपने। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि कानून कैसे काम करेगा, वो सब हमने जापान से लिया। तो बस इतना ही लिया है हमने, और भी अंदर की चीज़ें हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमने लिया वो लिया यहाँ से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का एक्ट। 395 में से लगभग 250 जो हैं सीधे जो है 1935 से उठा लिए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 250 शब्द, मतलब या तो शब्दशः ले लिए गए या थोड़ा परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत चेंज करके। 250 बहुत होते हैं यार, 250 अनुच्छेद वहीं से ले लिए गए। कुछ अनुसूचियां हैं। अब ये अनुसूचियां क्या होता है, देखिए संविधान में ज़्यादातर चीज़ें तो डिफाइन होती हैं, लेकिन कोई लिस्ट बनाना हो कि एक ये 100 लोगों की लिस्ट है या 29 राज्यों की लिस्ट है, तो वहाँ पे अगर आप लिखोगे मेन संविधान में, फालतू की जगह बढ़ जाएगी, बहुत मोटा हो जाएगा संविधान, तो इनको अनुसूचियों में डाल दिया जाता है और बाद में चेंज करते रहते हैं इनको, ठीक है। चेंज करना आसान होता है, संविधान के अंदर चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, संशोधन के बिना होता ही नहीं। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य पूरे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन सब के बारे में जानकारी है, कब जुड़े, कैसे जुड़े, कितना है, क्या एरिया है, वो सब उसमें है, ठीक। और ये 59वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा NCR बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक, ये याद रखना। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते, जितने बड़े पद हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गया, इन सब का जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, ये सब द्वितीय अनुसूची में है, ठीक है। तृतीय अनुसूची में शपथ है, जो बड़े बड़े पद हैं ये सब शपथ लेते हैं, सांसद, विधायक और ये सब शपथ लेंगे, ये तृतीय अनुसूची में, ये याद रखना, रट लो, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, कौन सी जिले, कौन से स्टेट का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में आप SC ST के प्रशासन और नियंत्रण की, मतलब SC ST के जो क्षेत्र हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादातर हो गए, उनमें प्रशासन कैसा रहेगा, नियंत्रण कैसा रहेगा, वो सब पांचवी अनुसूची में है। उसके बाद बाकी कहाँ है, कुछ अनुसूचियाँ गायब हो गई हैं, एक मिनट, ये नोट्स में कुछ अनुसूची रह गई हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना या आपको नोट्स में मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा ये चीज़।
जो 6वीं अनुसूची है हमारी, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में जो प्रशासन है, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके बारे में जो प्रशासन की बात है वो 6वीं अनुसूची में दी हुई है। ठीक है। 7वीं जो अनुसूची, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संघ, राज्य एंड समवर्ती, 3 तरह की सूचियां दी हुई हैं। ठीक है। संघ, राज्य, समवर्ती सूचियां दी हुई हैं। संघ सूची में क्या है, जो केंद्र जिनमें कानून बनाता है, इसमें 97 विषय हैं। ठीक है, याद रखना। राज्य सूची, संघ सूची की बात करें तो है तो 97, लेकिन टोटल लगभग 100 के आसपास है। ठीक, ये चीज हो गया। 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची, उसमें राज्य वाले, सॉरी 7वें में जो राज्य अनुसूची है उसमें 66 विषय थे पहले, घट के अब 61 हो गए हैं, हटा दिए गए, कुछ चीज़ों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में दोनों मिलके काम करेंगे, संघ वाले भी, राज्य वाले, केंद्र भी नियम बनाएगा, राज्य भी नियम बनाएगा, दोनों मिलके। ठीक। उसके बाद अगर समवर्ती सूची की बात करोगे आप, तो पहले क्या थे, इसमें 47 विषय थे और अब हो गए हैं 52 विषय। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब अगर बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो 8th शेड्यूल में, शेड्यूल बोलते हैं इनको, अनुसूचियों को। 8वीं अनुसूची में पूरी की पूरी 22 भाषाएं दी हुई हैं भाई, पूरी 22 भाषाएं। उनकी एक लिस्ट है, उनको बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर बात करें तो 11वीं से तो है हमारे पास 9वीं अनुसूची एंड 10वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल जो है, 9वीं अनुसूची जो है, इसमें हमको दिया गया है कि जो जमीन का अधिग्रहण संबंधी नियम कानून दिया हुआ है, और 9th अनुसूची के अंदर जितना भी जमीन सब ये सब आ गया है, उसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में पहला ही संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट, हम पढ़ेंगे इसको अभी बाद में। पहला ही संशोधन था 9th अनुसूची जोड़ना, उसमें उस अनुसूची में बहुत सारी ज़मीन और ये सब डाल दिया गया कि, और उसमें ये था कि 9th अनुसूची को न्यायालय में प्रवर्तन नहीं कर सकते। मतलब ये एक्चुअली में हुआ ये कि पहले बहुत सारी जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन रहती थी, अब सरकार उनको छीन लिया। अब सरकार ने अगर छीन लिया तो केस कर देते, केस कर देंगे तो फिर क्या हो गया कि अब यार वो चलता रहे मामला, मिलेगी नहीं, तो सरकार ने उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, अधिग्रहण वगैरह, जिससे कि न्यायालय में वो नहीं जा पाएंगे। ठीक, पहले ही संशोधन था ये। हालांकि इस पे लड़ाई चलती रहती थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची है दल बदल से रिलेटेड। 10th शेड्यूल जो है, दल बदल से मतलब क्या, पहले ऐसा होता था कि खरीद फरोख्त बहुत होती थी। भाई सरकार बनी है, 4 एक्स्ट्रा नेता हैं, और अगर मैं 5 नेताओं को खरीद लूँगा तो सरकार गिर जाएगी, 5 को मिला के मैं सरकार बना लूँगा, ऐसे खूब चलता था। तो ये दल बदल कानून करके ये चलाया गया कि अब अगर तुम अपना पार्टी छोड़ के जाते हो किसी में भी, तो आपको पार्टी से जो सदस्यता है आपकी, जो चुनाव आप जीते, वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके लिए भी कंडीशन बनाई गई हैं कि 1/10 अगर जाते हैं पूरे 1/10 सदस्य तो फिर ठीक है, अगर 1/10 जाते हैं तो फिर अलाउ है, आप जा सकते हो। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा हुआ। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए है और 29 विषय हैं। जो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत है। 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1993, ये जो नगर निगम के लिए, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के लिए 18 विषय हैं इसमें। अब आ जाते हैं कि देसी राज जो रियासतें हैं, उनका भारत में विलय कैसे क्या रहा। ठीक, बहुत सारे तो जुड़ गए, जो पटेल जी हैं, लौह पुरुष इसीलिए कहलाते हैं, उनने बाकी सबको जोड़ लिया। लेकिन ये 3 बहुत नाटक कर रहे थे। एक तो जूनागढ़, इसको फिर जनमत संग्रह के आधार पर करवाया गया। ये जूनागढ़ जो है ये पाकिस्तान में मिल गया था। ठीक है, तो फिर बाद में बहुत लड़ाई हुई। एक प्रधानमंत्री सीरियल आप देख लीजिएगा, या फिर हम कभी बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, टाइम लेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं ये। तो बस जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से वोटिंग करवाई गई कि भारत में जाना चाहे तो पाकिस्तान, तो भारत में आ गए ये लोग। ये जूनागढ़ का राजा जो मतलब जो था वो था मुस्लिम, और मैक्सिमम जनता जो थी वो थी हिंदू। ठीक है, हैदराबाद की बात, हैदराबाद तो मान ही नहीं रहा था भारत में जुड़ने को, तो उसको पुलिस कार्रवाई करी गई और उसके बाद फिर उसको जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, हरि सिंह ने किया, और बाकी आपको पता ही है अभी तक जो कहानी चल रही है। धारा 370 में उनको अलग करना पड़ा। ठीक, और हरि सिंह, और इधर से माउंटबेटन ने साइन करा था, याद रखना, उधर से हरि सिंह ने साइन किया था विलय पत्र पे, और इधर से माउंटबेटन ने। उस समय बर्मा के थे, भारत में तो नहीं थे पर बर्मा में थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हाँ,
संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अब एक्चुअली में हम शुरुआत करते हैं एक एक करके, जो भाग हैं और इन सब के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम चल देते हैं, थोड़ा सा भागों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हाँ, जो हमारी अनुसूची में भाग हैं अभी मतलब संविधान में, वो है टोटल नंबर ऑफ 22। ठीक है, वो कैसे हैं? वो कुछ ऐसे हैं कि संघ और उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारत का संघ है और उनका जो राज्य है, उनके एरिया, उन सब के बारे में अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा का पूरा बताया गया है। जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से लेकर 11 तक है। ये याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि 4 तक संघ वाली बातें हैं, 5 से 11 नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं हमारे 12 से 35 तक, नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे 36 से 51 तक, मूल कर्तव्य हैं हमारे 51 का में, संघ है हमारा 52 से 151, राज्य है हमारा 152, यानी कि जो संघ का नियम कानून कायदा सब 52 से 151 में हो जाएंगे। उनके जो राष्ट्रपति वगैरह पूरे राज्यपाल तो राज्य वाले में आ जाएंगे 152 से 237। तो एक आइडिया रहेगा आपको कि जब भी पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस में है, तो ये आपको इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए 152 से 237 के बीच कहीं होगा। पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं वो 238 में, हालांकि ये हटा दिया गया, निरसित है। उसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 239 से 42, पंचायतों के बारे में 243 में का से णा तक, नगर पालिकाएं जो हैं 243 ता से या छा तक, उसके बाद सहकारी जो समितियां हैं वो यहाँ तक, अनुसूचित जनजाति जाति क्षेत्र ये वाले हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध 45 से 63, ये जितने वाद हैं ये यहाँ, भारत और राज्य के भीतर व्यापार करना है, वाणिज्य और समागम ये तो 1 से 7। उसके बाद जो सेवाएं हैं हमारे यहाँ, जैसे राज्य जो लोक सेवाएं हैं और ये राज्य सेवाएं हैं, ये सब यहाँ हो गई। उसके बाद अगर बात करो अधिकरण हो गए, निर्वाचन वाला काम अगर बात करें, निर्वाचन से क्वेश्चन आ सकता है आपको। और अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त वगैरह हम पढ़ेंगे आगे चल के। निर्वाचन जो है 324 से 329, राजभाषा इंपॉर्टेंट है 343 से 351, आपातकाल 52 से 60, इनके बारे में पूरे उपबंध दिए हैं। प्रकीर्ण जो मिसलेनियस वाला पार्ट 61 से 67, संशोधन जो है ये इंपॉर्टेंट है 368, और उपबंध कुछ ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं नहीं, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं। 22 भाग हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, चल। तो जो 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, पहले भाग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 और भारत के राज्यों का संघ है, नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और इन सेवाओं में परिवर्तन के बारे में बात करी गई है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने को ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं। अब आगे चलते हैं और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा के आधार पर किया जाए या नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस टाइम पे भाषा के आधार पे पुनर्गठन की मांग चल रही थी कि राज्य जो बने हमारे भाषा के आधार पे। अगर हम तमिल बोलते हैं तो तमिल स्टेट बनाए, तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु वाला बनाना चाहिए, मलयालम बोलते हैं तो मलयालम वाला बनाना चाहिए। तो ऐसा चल रहा था उस टाइम पे। ठीक, तो उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे SK धर, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, उन आयोग ने क्या करा, एक 4 सदस्यीय आयोग था, उन्हें भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर समर्थन किया। कहने का मतलब ये है, उनने बोला भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, ऐसा करो कि जो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से सही रहे, यानी कि अगर उनका सेंटर के हिसाब से जैसा कंट्रोल जैसा बनाना है वो बनाओ सही। तब फिर उसके बाद फिर हल्ला हुआ, बहुत सारे लोगों ने हल्ला किया कि नहीं हमको स्टेट चाहिए हमारी पसंद का। देखिए उस टाइम पे कंडीशन कुछ ऐसी चल रही थी कि सारे राज्य जबरदस्ती तो जुड़े थे, किसी कोई अपनी मर्जी से जुड़े नहीं थे, कि वो सब के सब चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। वो तो मजबूरी हो गई थी कि अब अंग्रेज जा रहे थे तो कहीं ना कहीं मिलना था, तो मिल गए। तो वो ये चाह रहे थे हमको स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए हमारे जो लैंग्वेज वाले लोग हैं हमारे जैसे रहे, अलग ही रहने दो। ठीक है, फिर उसके जो ये निर्णय हुए, इनके निर्णय की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई, JPV समिति। JPV आप समझते हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये हैं कौन, पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग हैं, JVP समिति कहलाती है ये। इन्होंने भी भाषाई आधार पे पुनर्गठन को खारिज कर दिया, बोले कि नहीं ये गलत है, एक बार अगर शुरू हो जाएगा तो लाइन लग जाएगी सारी भाषा वाली, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं अपने यहाँ यार। ठीक है, सब बोलेंगे हमारे राज्य स्टेट बनाओ, हमारा स्टेट बनाओ। फिर क्या हुआ, तेलुगु भाषी एक पर्सन था C. पोट्टू रामुल्लू,
इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से नहीं पता, बट पोट्टी श्री रामलू कहते हैं इनको। और इन्होंने क्या है, अनशन किया था। जो तेलुगु भाषी लोग इनको अपना नेता बना लिए थे। एक आंदोलन चलाया इन्होंने, आमरण अनशन कर दिया। बोले कि अगर हमारा स्टेट नहीं बनता है आंध्रा तो जो है हम जान दे देंगे। अनशन कर दिए और 58 दिन बाद फाइनली आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद इतना भड़के लोग, इतना भड़के कि सरकार को फाइनली, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी, जो कि तेलुगु भाषी लोग थे। ठीक, अब यहीं एक और चीज़ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि यार उस टाइम सिचुएशन देखिए आप, ये टाइम 1952-53 का टाइम चल रहा है। ठीक है, 52-53 का टाइम चल रहा है। अब अगर आप बात करो ऐसी सिचुएशन, 1947 पे आप आज़ाद हुए, 1950 में संविधान बन रहा, ऊपर से अंदर इतनी लड़ाई हो रही, बाहर इतनी लड़ाई हो रही, ऊपर से चीन भी आ रहा, तो कुल मिला के बात ऐसी हो रही है। हरि सिंह उधर मान नहीं रहे, उधर उधर प्रॉब्लम हो रही हैं। तो उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल करना, जरा आप सोचा करें। देखिए, नेहरू को काफ़ी बुराई की जाती है नेहरू की, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में अगर आप उनको सोचें, उस कंडीशन पे रख के अपने आप को, कि उस टाइम पे कितना प्रेशर रहा होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कुर्नूल बनाई गई। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, फिर पुनर्गठन आयोग आया 1953 में, 2 साल बाद। अब ये हुआ कि चलो अब बाकी लोग भी हल्ला करने लगे ना, कि भाई जब उसको बना दिए तो हम क्यों नहीं। वहीं पे तेलंगाना भी तो हल्ला करने लगा, अभी जाके आज़ाद हुआ है, वो अलग राज्य बना है अभी 2014 में। ठीक है, तो तेलंगाना तब से लड़ रहा शुरू से ही। हाँ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। इसका जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, और जो इनके सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुजरू एंड सरदार KM पणिक्कर। तीनों नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पुनर्गठन आयोग जो है 1956 में पास किया इसका अधिनियम, और इसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बने। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सब बना दिया गया, भाषाई आधार पे पूरा का पूरा पुनर्गठन हो गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद में और टूटते रहे और अब 29 हो गए हैं। ठीक, अब उसके बाद जो कुछ देखिए 1947 को तो ये मेन लैंड वाला जो एरिया है वो आया था। ठीक, उसमें भी बहुत सारे नहीं आए थे। उसके बाद भी कुछ आए, जैसे 1954 में फ्रांस ने अपनी पूरी बस्तियाँ पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर, केरिकल को दे दिया। फ्रांस 1954 में छोड़ के गया। जरा सोचिए, 1947 में आज़ादी मिली थी, 1947 में तो ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। ये सब चीज़ें इन्होंने भारत को सौंप दिया, और 28 मई 1956 को संधि पे हस्ताक्षर हुआ और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। ये 3 स्टेट में है। ठीक, आंध्रा, तमिल एंड केरला, 3 स्टेट पे जाता है ये पौंडीचेरी। ये हमने एक मैप में दिखाया था किसी एक वीडियो में, कहाँ पे कौन से हैं। फिर उसके बाद एक और था जो पुर्तगाल था, 1498 में आए हैं। सबसे लेट गए ये 1962 के आसपास गए हैं। ठीक, 18 दिसंबर 1961 को इनके खिलाफ कार्यवाही हो गई, और गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए कार्यवाही की पुर्तगालियों के विरुद्ध, और फाइनली उनको भगा दिए। भग ही नहीं रहे थे वो, मार के उनको भगाया गया किसी तरह से। भारतीय वायुसेना ने बहुत काम किया इस चीज़ पे, मार के फाइनली भगा दिया गया, और 12वें संविधान संशोधन द्वारा प्रथम परिशिष्ट में इनको शामिल कर दिया गया। और भारत का तो याद रखना, 12वां संविधान संशोधन किसके लिए था? गोवा, दमन और दीव के लिए, जो पुर्तगाल से लिया गया। अब आप एक चीज़ और याद रखें कि ये जो है हम पढ़ेंगे अभी, संविधान संशोधन वगैरह सब आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम अनुसूची में इनका वर्णन है। चलिए, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। अब हम आते हैं क्षेत्रीय परिषद। इससे पहले हम थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं, कब कौन सा बना। कब कौन सा बना में कुछ ऐसी है कहानी कि आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया, फिर महाराष्ट्र बना, फिर गुजरात जो है महाराष्ट्र से ही अलग हुआ है, नागालैंड बना, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा बना हमारा 25वां राज्य। अभी इधर से याद रखना शुरू कर देना 25वें से, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाले हैं। छत्तीसगढ़ बना हमारा 26। ये तीनों 2000 में ही बने थे, लास्ट ही पास, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ये पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, फिर उसके बाद अगर बात करें तो तेलंगाना।
तो ये तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ, झारखंड हमारा बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात करते हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पहले तो ये रख लीजिए, टोटल 5। ये राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। ये गठन क्यों किया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच के संबंध जो हैं वो सुधरे रहें और अच्छे से चले। तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। या तो केंद्रीय गृह मंत्री मनोनीत करेगा या राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, केंद्रीय मंत्रियों में से किसी एक को। ठीक, राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जितने भी सीएम होते हैं वो सब उपाध्यक्ष होते हैं और ये प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक, केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए इसका गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। ठीक, देखो हुआ क्यों, क्योंकि पुनर्गठन आयोग जब बना उसके पहले की कहानी बहुत अलग थी। स्टेट का जो है राष्ट्र से जम नहीं रही थी। तमिल वाला एरिया अलग बोल रहा था हमको देश बनाओ, अलग देश की ही मांग कर रहा था। वो तो स्टेट भी नहीं टूट रहे थे, वो तो बोल रहे थे हमको देश ही अलग कर दो। पर जब बाकी बाद में चीन ने जब अटैक कर दिया तो उसके बाद सब शांत हो गए। उसके बाद फिर नियम कानून बन गए कि अगर कोई ऐसी मांग करता है तो वो हमारा देशद्रोह में आएगा और उस चक्कर में उठा लिया जाएगा उनको। ठीक है, तो ये हो गई सिचुएशन। बहुत दिक्कत करती हैं जब देश चलाना होता है तो छोटी मोटी बात नहीं होती हैं। एक परिवार अगर आपको चलाना हो तो वो बहुत मुश्किल से चलता है, तो वहाँ तो देश चलाना है। ठीक, तो भारतीय नागरिकता की बात करें तो जो आगे के अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से 11 1 से लेकर 4 ये संघ राज्य और इन सब के बारे में उनकी लिस्टिंग वगैरह सब दी हुई है, सीमा में परिवर्तन वगैरह सब। 5 से लेकर 11 तक में पूरी नागरिकता वाली बात करी है। ठीक है, तो नागरिकता कैसे मिलनी है, क्या मिलनी है, तो हमको हर अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है, मतलब एक नागरिकता रहेगी पूरे देश में, एक ही नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये रट लीजिए, नागरिकता का जो अधिनियम है 1955, उसके आधार पर आपको अगर नागरिकता चाहिए तो आप क्या करोगे। ठीक, या तो जन्म के आधार पर प्राप्त करोगे या वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त करोगे। जन्म अगर यहाँ हुआ तो भारत के नागरिक, अगर आपके मम्मी पापा यहीं के हैं। वंश परंपरा, अब वंश परंपरा में ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला भारत का नागरिक यदि पिता जो है भारत के नागरिक हो या माता जो है भारत की नागरिक हो, अब अगर आप विदेश में जन्म लेते हो, ठीक है, हुआ ये कि आप विदेश में जन्म लेते हो लेकिन 26 जनवरी 1950 में यदि आपके पिता भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक जो बच्चा पैदा हुआ माना जाएगा। और ये माता के लिए नहीं था, केवल पिता के लिए था। 1992 में ये हो गया कि चाहे माता हो या पिता हो, कोई भी एक अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। याद रखना, ये नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। उसके बाद अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो देशीकरण कर लो, यानी कि 5 साल तक भारत में अगर वो बंदा रहा हो तो देशीकरण प्रमाण पत्र बन जाता है उसका, फिर वो इस देश का हो जाता है। पंजीकरण द्वारा आप चाहो तो 6 महीने कम से कम रहो, और यहाँ पे अगर उनको लगता है कि पंजीकरण द्वारा इसको आपको रखा जा सकता है भारत में तो मिल जाएगी। भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि भारत अगर अपना एरिया बढ़ा लेता है, कुछ चीज़ों को अपने में ऐड कर लेता है तो ऑटोमेटिक आप भारत के नागरिक हो गए वहाँ अगर आप रह रहे हो तो। उसके बाद ये तो हुए 55 वाला। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया, उसमें बहुत सारे चेंज हुए। माता पिता में से एक अगर भारत का नागरिक है तो भारत में जन्म के लिए वो जो है कहलाएगा, यानी कि अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है माता पिता में से तो अगर आप भारत में जन्म लेते हो तो आप नागरिक हो। पंजीकरण वाला कम से कम 5 वर्ष कर दिया, पहले 6 महीने था फिर 5 वर्ष कर दिया गया, और देशीकरण वाला 5 वर्ष था उसको 10 वर्ष कर दिया गया, बस इतना सा अंतर है। ठीक, अब भाई नागरिकता तो मिल गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अंत कैसे होता है, नागरिकता अगर छोड़नी है तो नागरिकता आप खुद ही अपनी मर्जी से छोड़ दो या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लो, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ की नागरिकता चली जाएगी। और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, कभी आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया आपको देश निकाला दे जाओ यार तुम्हारी नागरिकता छीनी जाती है तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में सब कुछ अलग है, उनका अपना अलग कानून चलता है। आर्टिकल नंबर 370 के हिसाब से उनका पूरा अधिकार है, उनका पूरा संविधान अलग है, अपनी मर्जी से चलता है उनका। मौलिक अधिकार अगले वीडियो में कवर करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो अदरवाइज हो जाएगा, 38-39 मिनट का लगभग हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम समझेंगे मौलिक अधिकार वगैरह और जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद।